के वो 1 लाख रुपए मुकम्मल तरीके से हमारे नौजवानों को दिए जाएंगे तो रोजगार में बहुत बड़ा इनको जो है बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। और इंशाल्लाह हरीश राव साहब से उम्मीद है, क्योंकि वो एक ऐसे कायद है कि मतलब उनकी मेरे को उनकी तारीफ करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। ऐसी शख्सियत जो हर दिल अजीज शख्सियत जो हर दिल में बसती है, मेरे को इंशाल्लाह उम्मीद है कि जरूर ये करेंगे। आप तमाम से भी मेरी गुजारिश है, आने वाले इलेक्शन में भी आप लोग आगा रहिए। देखिए हमारा वोट एक तरफ जाना चाहिए। ऐसी कोशिश की जा रही है कि कुछ सियासी ताकतें वोट बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो केसीआर की क़यादत में जो अक़लियत आज महफूज है, आज पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना एक मिसाल बन के रह गई है। इस मिसाल को दूसरी रियासतें लेके तेलंगाना की जैसी हुकूमत हमको चाहिए बोल के आज लोग बोल रहे हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, एक जहती का मुजाहरा कीजिए। ऐसी हुकूमत जो एक सेकुलर हुकूमत, तेलंगाना रियासत जो 29 रियासतों में एक मिसाल है हिंदुस्तान में, आज केसीआर साहब की क़यादत को फिर हमको मजबूत करने की जरूरत है। आप तमाम भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से मेरी गुजारिश है, एकजुट होकर काम करिए, एक जहती का मुजाहरा करिए। एक छोटी सी बात आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए दिगर कौमें हैं तेलंगाना रियासत में, कुछ कौमें 3% है, उनके 60 एमएलए। आज 14-15% आज अक़लियती जो है यहां पे मौजूद है तेलंगाना रियासत में, लेकिन मैं सिर्फ एक एमएलए हूं। मैं केसीआर साहब से, हरीश राव साहब से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एमएलए टिकट मुसलमान कायदों को देके उनको असेंबली तक पहुंचाया जाए, ताकि अक़लियतों की और मजबूत तरीके से नुमाइंदगी हो। हमारे सिख भाई यहाँ पे मौजूद है, हर तरीके से सिखों के लिए हमारे पास गुरुद्वारा बनाया गया। गुरुद्वारे के लिए 15 लाख रुपए सीडीपी फंड से हरीश राव साहब मेरे को पैसे दिए, बाद 15 लाख रुपए गुरुद्वारे को मैं अपनी तरफ से दिया। ऐसे हमारे तमाम एमएलए गुरुद्वारे के लिए हर तरीके से आज सिख भाइयों की मदद कर रहे हैं। आप तमाम को एक और बार बोलता हूं, जो बोले सोनिहाल, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। आज तमाम माइनॉरिटी भाई, ना के मुसलमान, सिख रहने दीजिए, जैन भाई रहने दीजिए, क्रिश्चियन भाई रहने दीजिए, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, एकजुट होके जो एक सेकुलर क़यादत पूरे हिंदुस्तान में केसीआर की है, बीआरएस पार्टी को कार के निशान को वोट देके हर तरीके से मजबूत कीजिए। जो नए चेयरमैन बने हैं, मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इतने बड़े पैमाने पे माइनॉरिटीज को मौका दिया गया रियासत तेलंगाना में, एक कैबिनेट रैंक का ओहदा देते हुए तमाम नौजवानों को आज जिस तरीके से केसीआर साहब ने किया, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये मेरे को मौका अदा करने के लिए जनाब महमूद अली साहब का, जनाब हरीश राव साहब का और हमारे लोकल एमएलए नागेंद्र भाई का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये मौका देने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, शुक्रिया शकील साहब। जरा खवातीन को नहीं दिख रहा, आप लोग इधर से हटिए ना प्लीज, प्लीज जरा खवातीन को नहीं दिख रहा। मैं जनाब दानम नागेंद्र साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्याल जरा हटिए ना, खवातीन लोग को नहीं दिख रहा, जरा प्लीज प्लीज थोड़ा रास्ता दीजिए। सर सीए गारू, सीए साहब जरा हटाइए ना, आप लोग बोल के जरा हटो ना, खवातीनों को नहीं दिख रहा भाई, मेहरबानी करके। हम इतनी उन लोग इतनी ख्वाहिश से आए हैं गुलपोशी के लिए, सब की देखने के लिए, आप लोग आधे ठहर गए तो कैसा, जरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। यहाँ आए हुए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों और ख़वातीन हज़रात, आज के पूरे नौशा कम से कम एक 10 नौशाओं का जो है आज हरीश राव साहब के सरफरस्ती में उनका गुलपोशी हुआ, और हमारे बड़े भाई महमूद अली भाई और अर्दिल अजीज नेता हरीश राव साहब, और यहाँ पर मेरे पार्लियामेंट के मेंबर हमारे रंजीत रेड्डी साहब, मेरे साथी एमएलए शकील भाई और बाकी हमारे साथी एमएलएस, एमएलसीज, चेयरमैन, सभी चेयरमैन्स का जो गुलपोशी हुआ, उनको मैं दिल की अंतर गहरान से उनका शुक्रगुजार और मुबारक बहुत देते हुए
आप सभी लोगों को मालूम है, जब से रियासत तेलंगाना में अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर एक हिंदू मुस्लिम के अलम बरदार KCR साहब जो है सत्ता में आने के बाद में माइनॉरिटियों की माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इतने कामों को जो अंजाम दिया है। आज अपने माइनॉरिटी भाइयों के ऊपर जो है, माइनॉरिटी नहीं बल्कि STO, SCO, BCO, हम सबके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी है, ऐसी हुकूमत को जो है हम साथ देना, और ऐसी हुकूमत को अगर हम बचाएंगे अल्लाह के फजल से जो है फिर आने वाले दिनों में हम लोग महफूज रहेंगे और रियासत तेलंगाना भी महफूज रहेगा। लेकिन जो है बदकिस्मती से हिंदुस्तान के अंदर एक जो फिरका परस्त ताकत है, और यहां पर जो है दोनों भी नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी, जो लोग जो है आज अहल फहल बग रहे हैं, जो अनाप शनाप जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए हो, हरीश राव साहब के लिए हो, KTR साहब के लिए हो, और हमारे यहां पर रियासत रहने वाले मिनिस्टरों के लिए हो, जो बक रहे हैं, उनको जवाब देने का जो सही वक्त आ चुका है। आप लोग जो है एकजुट होकर जो है आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके के साथ हमारे माइनॉरिटी पर कोई माइनॉरिटी भाइयों बहनों कभी जाके CM साहब को एक मारूजा नहीं दिया। उन्होंने जाकर बोला हमारी बच्ची की शादी है और बच्ची की शादी के लिए पैसा दो। आपकी माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब जो है शादी मुबारक का एक जो काम लाकर जो है आज फकर के साथ हमारे माइनॉरिटी भाइयों का बहनों का जो है शादियां आज हो रहे हैं। उसी तरह जो है अपने तालीम के लिए आगे दुनिया के हम लोग देखते थे, रियासत तेलंगाना ही लेके भाई ने बन के जो है हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के अंदर जो तालीम कम था, तालीम नहीं लेते थे, इसलिए कि उनके माशी हालात के मद्देनजर रख के उनके बुजुर्गों ने जा भाई कुछ ना कुछ काम कर ले, क्यों ये पढ़े उड़े से आने का नहीं, ये जाने का नहीं। लेकिन ऐसे चीजों को मद्देनजर रखते चीफ मिनिस्टर साहब ने सोचा अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए माइनॉरिटीज का स्कूल खोलेंगे, उनको आगे जाके जो है माइनॉरिटीज को जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप देकर उनकी अच्छी तालीम होने से उनकी घरों के अंदर एक बरकत आएगी, घरों के अंदर एक रोशनी आएगी। इन सारे चीजों को काम करने वाले हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, एक ही शख्सियत है, वो है KCR साहब है। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, एक ऐसा नेता है हिंदुस्तान के अंदर, और खासकर जो रियासत तेलंगाना आने से पहले सर पे कफन बांध के निकला उन्होंने। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है बाजू है कातिल है कितना जोर है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने सर पे कफन बांध के निकला। शहर हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना ही नहीं, आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अपना जो है झंडा फहराने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब एक कफन बांध के निकले। अगर हम साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला जरूर जो है हिंदुस्तान के अंदर भी BRS पार्टी इख्तियार में आएगी। BRS पार्टी एक ऐसी पोजीशन पे आएगी, एक डिसीजन फैक्टर होगा। BRS पार्टी जो है ऐसा करना है तो माइनॉरिटी भाइयों से मेरी गुजारिश है, माइनॉरिटी नहीं ST, SC, BC इतने काम उन्होंने दिया। कल से चालू होगा BCओं का फाइनेंस का लोन मिल रहा है 1 लाख रुपए। अभी हरीश राव साहब मुझे बता रहे थे 10 लाख रुपए जो है दलितों का भी चालू हो गया। डबल बेडरूम है, एक पहले से जो है अगस्त से डबल बेडरूम का भी चालू होगा। ऐसे काम करने वाला कोई भी आज बताइए तारीख के अंदर गुलिस्ता 60-70 सालों से जो भी तेलंगाना में सत्ता में थे एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज तेलंगाना में, रियासत तेलंगाना में अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब सत्ता में आने के बाद में उन्होंने ऐसे कामों को अंजाम दिया। सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर जो है, और तेलंगाना जिस तरह लाचार था आज तेलंगाना फकर से कह रही है कि तेलंगाना में रहने वाले हर आदमी जो है हम तेलंगाना है, तेलंगाना वासी है बोल के बोलते हुए आज ऐसे कामों को दे रहे। मैं इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ऐसे आजकल जो है नामाकुम पल पुले आते रहते जाते जाते पानी के बुड़बुड़ों के सर के। आज हमारा एक ही इरादा होना चाहिए, KCR साहब को अगर बचाएंगे तो रियासत तेलंगाना बचेगा और हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब होगा। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा KCR साहब के सरपरस्ती में काम करेंगे, KCR साहब का हाथ मजबूत करेंगे, और जो है यहां पर कांग्रेस वाले जो अनाप शनाप जो बकरे उनको भी जवाब देंगे। हमारे कुछ माइनॉरिटी भाई जो है कांग्रेस के बहकावे में आना चाह रहे, मैं उनको आगाज करना चाहूंगा। आप लोगों को मैं ये करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, ऐसे बातों में मत जाइए, कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। आज KCR साहब अपने माइनॉरिटी भाइयों के लिए उन्होंने कितना काम किया। माइनॉरिटियों में एक खास खूबी है,
कभी किसी के साथ साथ देंगे तो मरते दम तक छोड़ने वाले नहीं है, वो मुझे उम्मीद है। तो इसीलिए आप लोग भी आने वाले दिनों में आप लोग भी एक ऐसा कसम खाइए, केसीआर साहब का हाथ मजबूत करने के लिए कोई भी हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। केसीआर साहब की सरपरस्ती में फिर एक बार इंशाअल्लाह ताला फिर एक बार बीआरएस पार्टी इख्तियार में आएगी और जो है हिंदुस्तान के अंदर भी हम हुकूमत चलाने के पोजीशन पे आएंगे। इन जो मौका मुझे दिया सबका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं। केसीआर साहब, केसीआर साहब, जय तेलंगाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब रंजीत रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब रंजीत रेड्डी साहब। सबको सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक गुजारिश करता हूं, मैं शकील भाई और नागेंद्र भाई के ये सब तो बात नहीं कर सकता हूं। स्टेज पे है जनाब अपना होम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब, हमारा बड़ा भाई पार्टी के बुजुर्ग फिनेंस मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब, बड़ा भाई नागेंद्र एमएलए साहब, एमएलसी फारूक साहब, शकील साहब, सलीम साहब, आज नया टीएस आईडीसी का चेयरमैन जो शपथ लिया, उनको मैं शुभकामना बोलते हुए आने वाले दिन में मैं एक बात तो सही बोल सकता हूं, हमारा देश में इतने राज्य है, ऐसा एक राज्य भी नहीं है पूरे देश में जहां अपना माइनॉरिटीज के भाई बहन होने दो, यूथ होने दो, मुस्लिम माइनॉरिटीज होने दो, हमारा सिख भाई होने दो, ऐसा सब जगह एक जगह में हिंदू मुस्लिम सिख सब जना इतना अच्छा रहने का एक ही राज्य है, वो राज्य है तेलंगाना सरकार है। इसका 100% अपन एक ही बात बोल सकते हैं, तेलंगाना में जब से बीआरएस पार्टी की सरकार है, जब उस दिन से सब लोग इतना खुशी है, हमारा इसमें कुछ ही भेदभाव नहीं है, सब लोग एक ही है। केसीआर साहब वही बोलते रहता, जो भी मत का होने दो सब हम एक ही है, सब भाई बहने हैं। जो 9 साल में इतना अच्छा पीसफुल है तेलंगाना राज्य पूरा, ये तेलंगाना राज्य में इतने लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रहे सो है, ये पूरा आ रहे हैं इधर, अच्छा पीसफुल है बोल के, ये हम डेफिनेट एक क्रेडिट तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अपना राज्य को भी अपने सरकार को भी देना पड़ता। आज माइनॉरिटीज मुस्लिम माइनॉरिटीज होने दो, सिख होने दो, हमारे सिख के चवनी के भाई है, इतने साल से जो लड़े हैं हम पहली बार उनको पटास दिए थे। आज हमारे मुसलमान भाई बहनों तो सब लोग इधर है, सबको मालूम है शादी मुबारक जितना इंपॉर्टेंट है। जब से शादी मुबारक अमल हुआ ये राज्य में, सब जगह सब घरों में जितने भी शादी है सब लोग खुशी में है। क्यों बोल तो जो भी 1 लाख दिए सो है वो फैमिली कितना खुश है, आप लोगों को मालूम है, हमारे को भी मालूम है। आज अभी सलीम भाई से बात कर रहा था, हज कमेटी पूरा देश में ऐसा जो एक भी राज्य भी नहीं है जहां हज कमेटी भी लगाए सो है। हज कमेटी लगा के लोगों को बुला के कैंप्स लगा के कैसा जाना कैसा आना, वहां जाके कैसा मसलना, ये पूरा समझा रहे। क्यों समझा रहे? आपका जाना आना ठीक रहना, आप सब लोग खुश रहना बोल के इतना कर रहे। जो सरकार केसीआर की सरकार कर रहे, ये हम सब साथ देना केसीआर साहब को। आने वाले जो भी सियासत होने दो, हम केसीआर के साथ ही रहना। ये सियासत है, आते जाते राजनीति करते जाते। फिर मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं, जब भी सियासत होते फिर 5 साल के बाद ही सियासत होते। ये 5 साल में 4.5 साल सब जने साथ रहे तो अच्छा रहता। दूसरे राज्य में क्या हो रहा, सियासत होने नेक्स्ट डे से गड़बड़ शुरू कर रहे। मैं तनवीर भाई को और एक बार खुशी का ये मौके पे शुभकामनाएं देते हुए मेरे क्या मौका दिए सो खुशी है बोल के बोल रहे हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज। अब मैं जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब होम मिनिस्टर रियासत तेलंगाना से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जरा मेहरबानी करके आप लोग जरा बाजू आ जाइए, खवातीन को मुश्किल हो रही है। मेहरबानी करके सिर्फ केसीआर साहब जिंदाबाद, किसी का जिंदाबाद नहीं, केसीआर साहब जिंदाबाद। मशीराबाद एमएलए जनाब मोटा गोपाल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डाइश पर तशरीफ फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू व नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जो माइनॉरिटी चेयरमैन है उन्हें सालपोशी और गुरुपोशी करने के लिए हमारे स्टेट के डायनेमिक लीडर जो 2001 से तेलंगाना तहरीक को ताकत बख्शने वाले लीडर, डायनेमिक तरीके से हर एक की सपोर्ट करने वाले लीडर हमारे हरदिल अजीज टी हरीश राव साहब यहाँ मौजूद है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने तेलंगाना तहरीक से ही सीएम साहब के साथ जुड़े हैं और हमेशा बहुत मजबूती से सारे कौमों की खिदमत करते हुए केसीआर साहब के हाथ मजबूत करते हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से हरीश भाई को मुबारकबाद देता हूं। उसी तरह हमारे एकलौते एक एमएलए, बोधन एमएलए हमारे शकील भाई साहब, जो हमें प्राउड है, बहुत हमेशा हर टाइम बड़े मुकाबले करते हुए वो मुसलसल जीत कर आ रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मुकामी एमएलए दानम नागेंद्र साहब, एमपी चौड़ला रंजीत रेड्डी साहब, मोटा गोपाल साहब मशीराबाद एमएलए, जनाब फारूक हुसैन साहब एमएलसी, और हमारे तमाम चेयरमैन, खासतौर से मैं एक बात अहम कहना चाहता हूं, आज हमारे बहुत से ज्यादा तादाद में मुस्लिम भाई है। हमारे सीएम साहब का इंसाफ और हरीश भाई का इंसाफ, हमारे पास एक बहुत बड़ा हमारा सिंगर शाही चरण यादव, शाही चरण साहब को उनके इंतकाल के बाद उनकी अहलिया को चेयरमैन दिया गया। उसी तरह हमारे फरीद भाई जो हमारे एमएलसी थे, उनके इंतकाल के बाद उनके साहिबजादे साहब को चेयरमैन दिया गया। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। तेलंगाना में जो इंसाफ है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। तेलंगाना बनने से पहले और तेलंगाना बनने के बाद जो तब्दीली है आप तमाम लोग देख रहे हैं। आज हमारे तमाम चेयरमैन की गुलपेशी गई, खासतौर से हमारे मुजीब भाई साहब जो हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी है और वो उर्दू एकेडमी चेयरमैन भी है, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। हमारे सलीम भाई साहब जो साबिका एमएलसी है और आज उर्दू एकेडमी चेयरमैन है, और मसीउल्लाह खान साहब जो हज कमेटी चेयरमैन है, हमारे मसीउल्लाह खान साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, हमारे इम्तियाज साहब जो माइनॉरिटी क्या लिख दिया माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, रविंदर साहब जो हमारे सरदारजियों में एक सरदार जी है, वो भी चेयरमैन है, फूड एंड वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर चेयरमैन है, और जनाब राजू सागर साहब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन, और जनाब जो तनवीर साहब है, उन्हें मैं खास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग साबिका में सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कई चेयरमैन बना करते थे, इसलिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और हमारे हरीश भाई साहब ने उन्हें जनाब यूसुफ जाहिद साहब जो खादी बोर्ड चेयरमैन है, एरुल्ला सिन्हा साहब डाइस पर है जो एमएडीसी चेयरमैन है, और तमाम हमारे पार्टी के इंचार्जेस और डाइस पर बैठे हुए तमाम भाइयों और आज इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, दो चार बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे डायनेमिक लीडर हरीश राव साहब आपको डिटेल बताएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, तेलंगाना बनने से पहले मुसलमानों का क्या हाल था। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा हम परेशान रहा करते थे, हमेशा फिसादात हुआ करते थे, और कांग्रेस के लीडर आकर फिसाद के बाद हमारे 5 किलो चावल, 1 किलो शक्कर और दूसरे आइटम साथ में देकर हमें दिल बहलाया करते थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना से फिसादात का मुकम्मल खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने हर शोबे हयात में मुसलमानों को तरक्की देने के लिए कई ये स्कीम लाए हैं। खास तौर से एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूं, हमारे जो रेजिडेंशियल स्कूल है आज देखिए आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, खास तौर से माइनॉरिटीज के। 2014 से पहले सिर्फ हमारे 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 1500 से 2000 बच्चे पढ़ा करते थे।
आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के साथ ही रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। 204 रेजिडेंशियल स्कूल में आज 1,40,000 हमारे लड़कियां और लड़के तालीम हासिल करें। तालीम बहुत अहम चीज है और तालीम दिलाने वाला जो होता है बहुत बड़ा महान इंसान होता है, वो हमारे महान और महान इंसान केसीआर साहब है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस 1-2 साल नहीं 48 साल हमारे पास हुकूमत की है। क्या हाल की है मुसलमानों का आप देखिए। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले यही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे और बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले भी यही कांग्रेस के जमाने में हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बोली जाती है। अगर कोई सेकुलर पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है और उसके महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के बाद इतने स्कीम लाए, खास तौर से महिला के लिए और उम्र रसीदा लोगों के लिए पेंशन का जो इंतजाम किया जाता है। साबिका में 200 रुपए मिलते थे, वो भी अकाउंट में नहीं आते थे, एमआरओ ऑफिस जाकर पैसे लेना पड़ता था और बहुत कम तादाद में लोगों को पेंशन दिया जाता था। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अकाउंट में आज 48 लाख लोगों को ये पेंशन दे रहे हैं ताकि गरीब लोग अच्छी जिंदगी गुजारे। जो हैंडीकैप लोग हैं उन्हें साबिका में क्या मिलते थे, 500 रुपए मिलते थे। सीएम साहब ने 3,000 का ऐलान किया और अभी 1,000 इजाफा करते हुए 4,016 रुपए दे रहे हैं। इतना बड़ी मदद करने वाले कोई लीडर है ये बिला मजहब मिल्लत मिलते हैं। इंसान पेट में पैदा होने से पहले तक और पैदा होने के बाद बड़े होने तक हर घर में मदद करने वाले लीडर केसीआर साहब है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई यहाँ मौजूद हैं, ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस तरह वो कर्नाटक में जीते वहां बीजेपी हुकूमत थी इसलिए वहां पर उन्हें वोट दिए हैं मुसलमान, मगर यहाँ पर सेकुलर लीडर कांग्रेस से भी ज्यादा सेकुलर हमारे केसीआर साहब है और बीआरएस पार्टी है। मुस्लिम भाइयों से यहाँ हमारे बहुत से नूरबाश लोग हैं, हमारे फकीर भाई भी यहाँ पर खड़े बैठे हैं बहुत से लोग। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जरूर आपके बारे में बताएंगे और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तेलंगाना में फकीर लोग बहुत ज्यादा है और नूरबाश लोग बहुत ज्यादा है। सीएम साहब ने भी कैबिनेट में एक बात कही है कि इनके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट ली जाए, कितने लोग गरीब है, किस तरह उन्हें मदद की जाए। मैं यही बताना चाहता हूं, इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत से लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, मगर हकीकत में किसी की मदद करने वाला लीडर है तो केसीआर साहब है। केसीआर साहब के लिए कल मुझे पूछा गया एक शेर कहिए, तो मैंने देखकर हमारे लोगों से बात कर एक शेर कहा था कि हमारे सीएम साहब के बारे में, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। हरीश भाई से कहता हूं, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल है, कांटों से भी आती है खुशबू, कांटों को भी खुशबू दिलाने वाले लीडर है तो हरीश राव साहब और केसीआर साहब है, केटीआर साहब है। ये सब मिलकर अच्छी तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। आज इतना सुकून से मुसलमान इस तेलंगाना स्टेट में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमान इस तरह सुकून से नहीं रहते। यकीनन मुसलमान भी बहुत गरीब है। हमारे पास सुधीर कमेटी बिठाई गई थी, उन्होंने भी कहा था कि 80 से ज्यादा गरीब मुसलमान है, इसलिए सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं ताकि उन लोगों को अच्छी तरीके से तालीम देकर आला इंसान बना जाए। और से स्कॉलरशिप में हर साल मुस्लिम भाइयों को 300 लोगों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन भेजा जाता है, उन्हें 20 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं। हमारे आईएएस ऑफिसर हमेशा खजाने की रकम बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सीएम साहब से कहा, साहब ये 20 लाख की रकम बहुत ज्यादा है, हम बाद में इंस्टॉलमेंट में लेंगे। सीएम साहब ने क्या कहा, मैं हमारी बहनों को बताना चाहता हूं, हमारे भाइयों को बताना चाहता हूं, मैंने अपने बेटे केटी रामाराव को अमेरिका भेजा, मैंने अपनी बेटी कविता मैडम को अमेरिका भेजा, वो अमेरिका में अच्छी तालीम हासिल करके आए, मैं उनसे पैसे नहीं लिया तो गरीब आवाम से किस तरह वापस पैसे ले सकता हूं। इनको इनके खानदान की किफालत करने का मौका दिया जाए, इनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, ये काबिल बनेंगे, खुद भी अच्छे रहेंगे और अपने खानदान को भी जरूर डेवलप करेंगे। सीएम साहब का जो दिल है वो दिल किसी का नहीं है। हमारी बहनें यहाँ मौजूद है, शादी मुबारक स्कीम की बात करता हूँ। साबिका में क्या मिलते थे, आपको कुछ नहीं मिलते थे। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पहले 51,000 रुपए का ऐलान किया, आज 1,116 रुपए देते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। साबिका में कहीं किसी स्टेट में कांग्रेस वाले आकर आज बड़ी बात करते हैं, सबसे बढ़ के धोखा देने वाले, सबसे बढ़ के तबाह करने वाले हैं मुसलमानों को या सारे लोगों को, वही कांग्रेस पार्टी है। आज सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में दूसरे कंट्रीज को देखिए, सबसे पहले आजाद होने वाली कंट्री हमारी हिंदुस्तान है। आजादी मिलने के बाद से हमारी क्या तरक्की आई है बोले, आप कंपेयर कीजिए अमेरिका से,
चाइना से कंपेयर कीजिए, कई कंट्री से कंपेयर कीजिए, सिंगापुर कब आजाद हुआ, उसके बाद उनकी तरक्की देखिए। ये कांग्रेस हाल बड़े बड़े बातें करती है, मुसलमानों को बहलाने के लिए आती है। बीजेपी तो यकीनन हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुकी है, वो एंटी मुस्लिम पार्टी भी है, हमेशा लोगों को आपस में भिड़ाकर हुकूमत करती है। उसको तो सब मुसलमान हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं, मगर कांग्रेस के खिलाफ भी मुसलमान हैं। इसलिए है कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस वाले कहते हैं, रेवंत रेड्डी आकर कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पावर के बारे में। कुछ दिन पहले हमारे सीएम साहब ने 24 घंटे करंट देने वाले सीएम है तो केसीआर साहब है, फार्मर्स को भी करंट देते हैं। आज हमारी स्टेट में देखिए, हैदराबाद में देखिए, साबिका में करंट का बड़ा प्रॉब्लम होता था, और सारे इंडिया में सरप्लस स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है जहां पर 24 घंटे करंट दिया जा रहा है। उसी तरह हैदराबाद के पानी पीने की बात करता हूं, मिशन भगीरथ के तहत सीएम साहब ने सारे तेलंगाना में घर घर तक टैप प्रोवाइड करने वाले सीएम है वो केसीआर साहब है। हमारी स्टेट में नलगुंडे के अंदर फ्लोरेसेस का पानी था, वहां लोग के पाँव भूल जाते थे, बीमार हो जाते थे, मगर 65 साल में कांग्रेस ने मसला हल नहीं किया। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने पानी का मसला हल किया। हैदराबाद में भी पानी की बहुत किल्लत थी, हमेशा रात के 2 बजे 3 बजे पानी दिया जाता था। आज आराम से पानी मिल रहा है, रोजाना पानी मिल रहा है और फ्री पानी मिल रहा है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में फ्री ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। अगर फ्री ड्रिंकिंग वाटर है तो हमारी स्टेट में, सारे हिंदुस्तान में जितने स्टेटों में स्कीम्स है, अगर उसे कंपेयर किया जाए सबसे ज्यादा वेलफेयर स्कीम हमारी तेलंगाना स्टेट में। इसलिए हमारे मुस्लिम बहनें यहाँ मौजूद है, शकील भाई भी बता चुके हैं, केसीआर किट जो दिया जाता है। आज हरीश भाई साहब तो हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद बहुत डेवलपमेंट लाए, बस्ती दवाखाने खुल चुके हैं हर शहर के अंदर, हर जगह। जिस तरीके से उन्हें जो भी टेस्टों की जरूरत है, एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। जब भी हम हरीश भाई के साथ दवाखाने जाते हैं, खासतौर से नीलोफर कोरंटी कई सरकारी दवाखानों पर जाते हैं, वहाँ हरीश भाई बाज़ाब्ता पेशेंट की लिस्ट देकर उनसे फोन कर बात करते हैं कि अम्मा आप कुछ पैसा खर्चा किए गया, आप यहाँ कितने दिन रहे। वो कहते हैं कि हम 1 महीना रहकर ट्रीटमेंट लिए, 1 रुपया खर्चा नहीं किए, डॉक्टर बहुत अच्छा सपोर्ट किए, यहाँ का सुप्रिंटेंडेंट बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बाज़ाब्ता उन्होंने हर जगह सब लोगों से बात कर ही जो भी इंस्ट्रक्शन देना है देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सरकारी दवाखाने इतने अच्छे बन चुके हैं कि हमें प्राइवेट दवाखाने जाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इलेक्शन जब आता है लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे बताते हैं, जो इंसान को एक बात देखिए, हम लोग बड़े लोगों से सुन चुके हैं, एक बार किसी से धोखा खाने के बाद बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। 1 साल 2 साल नहीं, 47 साल हुकूमत की है। आज हम लोगों ने, हमारे सीएम साहब ने, हमारे मिनिस्टर्स ने 9 साल के अंदर जो कारनामा किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती है। आज 9 साल के अंदर जो तरक्की हुई है उसकी मिसाल नहीं ले सकते हैं। आज हमारी स्टेट का लैंड ऑर्डर, फ्रेंडली पुलिस, हर तरीके से, खासतौर से महिला हमारे बड़े सेफ है। यहाँ पर शी टीम भरोसा सेंटर बनाकर सीएम साहब ने महिला को खासतौर से पुलिस के अंदर भी 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसलिए मैं तमाम बहनों से कहता हूँ, भाइयों से कहता हूँ, आने वाला टाइम इलेक्शन का है, ये लोग खाली बातें करते हैं। जिस तरह हमारे सीएम साहब ने, खासतौर से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यकीनन जिस तरह काम कर रहे हैं, और हमारे आईटी मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, सिटी के म्यूनिसिपल मिनिस्टर KT राव भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए शहर को बहुत डेवलप कर रहे हैं। इसलिए आज की मीटिंग के अंदर हमारे जो चेयरमैन है उन्हें गुलपोशी की गई है, शालपोशी की गई है, उसके लिए मैं हरीश भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम लोगों से कहता हूं, ये जो लोग पहले हुकूमत कर चुके हैं, बट्टेबाजी की हुकूमत कर चुके हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, अगर कांग्रेस अच्छी होती तो आज हमारे मुसलमान इतने गरीब नहीं होते थे। इन्होंने 1-2 साल नहीं, हमारी स्टेट में 48 साल हुकूमत की है, और आज आकर कहते हैं कि आने वाले टाइम पर हमें मौका दीजिए। क्या मौका देंगे आप बताइए? आपके साथ हमेशा धोखा होता रहा है, आपके साथ क्या कहिए? सीएम साहब ने, हमारे सीएम साहब का यही मकसद है, हमारी स्टेट बिला मजहब मिलत होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, सब मिलकर तरक्की करना चाहिए। अगर कहीं गंगा जमुना तहजीब की हुकूमत है तो हमारी स्टेट के अंदर है। आज हमारी स्टेट में रात के 2 बजे भी लोग पीसफुल तरीके से बाहर निकलते हैं, हमारे बहना बाहर निकलते हैं। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से कहता हूँ, खासतौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन अलॉट की है। इंशाल्लाह हरीश भाई से फंड लेकर बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। अजमेर रुबात का फाउंडेशन भी इंशाल्लाह इस महीने में डाला जाएगा। उसी तरह नारायणपेट आशुर खाने की तामीर
मैं समझता हूँ मुहर्रम के 10 तारीख के बाद उसका फाउंडिंग सेशन डाला जाएगा। और हमारे स्टेट में जितने स्कीम्स है, जितने वेलफेयर स्कीम्स है, बिला मजहब मिल्लत है। आज हमारा बजट, आपसे एक ही बात बताना चाहता हूँ, खासतौर से माइनॉरिटीज भाई बहन बहुत यहाँ पर है। यकीनन हमारे नूरवाज भाई को सब सीएम साहब ने खासतौर से कैबिनेट के अंदर हमारे हरीश भाई थे, उनके लिए एक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की बात की है। हमारे फकीर भाई भी है, बहुत से तादाद में बहुत गरीब है, उनके लिए जो भी माली मदद होंगी मैं हरीश भाई से गुजारिश करना चाहता हूँ उनकी भी मदद कीजिए। सीएम साहब का एक ही मकसद है, हमारी स्टेट में रहने वाले अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारे। आज हमारे स्टेट में वेलफेयर जो स्कीम है, बिला मजहब मिल्लत हर एक को मिलते हैं कई स्कीम। उसके अलावा माइनॉरिटी का बजट हमारा 2200 करोड़ का बजट है। आप कांग्रेस हमसे पहले 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने हुकूमत की, उन लोगों ने 10 साल में जो खर्चा किया है, हमने हमारे सीएम साहब ने 1 साल में उससे ज्यादा अक़लियतों पर खर्चा करके बताया है। हमारे कारपोरेशन चेयरमैन भी रात दिन मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए तमाम लोग, खासतौर से हमारे हरदिल अजीज डायनेमिक लीडर हरीश राव को सुनने के लिए बहुत बेचैन है। मैं यही चाहता हूँ, जितने अच्छे लीडर हैं हमारे पास, जितना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेटों में लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं, हमारी स्टेट में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वो उसकी मिसाल नहीं दे सकते। इसलिए मैं तमाम भाइयों से, चूंकि ये बड़ी माइनॉरिटी मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग खास तौर से हमारे चेयरमैन को आप देख लीजिए, हमारे यूसुफ जाहिद साहब है, खादी बोर्ड चेयरमैन है, आज तक किसी को खादी बोर्ड चेयरमैन नहीं मिला, हमारे सीएम साहब ने उन्हें दिया है। इससे पहले इंडस्ट्री चेयरमैन दिए। हर तरीके से मुसलमानों को हर शोबे हाथ में तरक्की दिलाना बीआरएस पार्टी का फर्ज है। मैं फकीर भाइयों से गुजारिश करता हूं, आपके बैनर देख चुके हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करेंगे, आपके बारे में भी बताएंगे। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा आपके तकालीफ दूर करने की कोशिश की जाएगी। साबिका में आज हम जो आप लोग फकीर तबके से लगे हुए हैं, आपके लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, आपके बच्चे आला तालीम कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर अच्छी तालीम हासिल कर आपकी किफालत कर सके। आप लोगों से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखिए। अभी हरीश भाई डैश पर आएंगे। मैं हमारे डायनेमिक लीडर, डायनेमिक मिनिस्टर फाइनेंस जिसके हाथ में है, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो आपको मुखातिब करें और आप उनकी बात प्यार से सुनिए। वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाले लीडर है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय हिंद। भाई जरा 2 मिनट बैठो प्लीज। नागेंद्र ने 2 मिनट बैठो, 2 मिनट, 2 मिनट। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। तमाम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आप सबका सलाम अलैकुम। जरा भाई लेट हो रहा है, 2 मिनट प्लीज। अपने होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, यहाँ के लोकल एमएलए और सीनियर लीडर, एक्स मिनिस्टर दानम नागेंद्र साहब, मुटा गोपाल साहब, अपने एमपी रंजीत रेड्डी साहब, अपने माइनॉरिटीज के शान है, अपने बोधन के एमएलए हमारे भाई शकील भाई, और तमाम चेयरमैन। आज ये प्रोग्राम इसलिए रखे हैं, माइनॉरिटीज से इतने लोग चेयरमैन बन चुके हैं, वो सबका आज गुलपुशी करना है, वो सबका आज इज्जत करने के लिए ये प्रोग्राम आज रख चुके हैं। और हमारे सीनियर लीडर फारूक हुसैन साहब जो एमएलसी थे, और तमाम चेयरमैन सलीम साहब, मुजीब साहब, मुसिल्ला साहब, इम्तियाज साहब, तारिक अंसारी साहब, और आज जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन चेयरमैन अभी चार्ज लिए हैं मेरे भाई
तनवीर अहमद साहब, राजू सागर साहब, रविंदर सिंह साहब, हमारे मौलाना यूसुफ साहब वरंगल से, यूसुफ साहब, तमाम बुजुर्गों, भाइयों और मेरे बहन भी है शाहिना अफरोज 2001 से काम करती हैं, मेरे बहन शाहिना अफरोज और निरंजन वली साहब, जहांगीर साहब, तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स, भाइयों बहनों जो जिले से आए, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, हमारे फकीर बहन भाइयों, आप सबका सलाम। आज केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज के लिए कितना इज्जत दिए आप सब जानते हैं। आज महमूद अली साहब को पिछले टर्म में वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम भी थे, अब ये साल होम मिनिस्टर है। आज के जमाने में इतने रियासत में कहीं माइनॉरिटीज को होम मिनिस्टर बना रहे, बोले तो सीएम साहब ने अपने लिए इतना इज्जत दिए हैं, अपने सबको मिलके देख रहे हैं सीएम साहब। जो गंगा जमुना तहसीब बातों में नहीं कामों में सीएम साहब ने करके दिखा रहे। आज हिंदू लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाए तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए आज शादी मुबारक स्कीम सीएम साहब ने खोले हैं। जैसा हिंदू के लिए, हिंदू गरीब लोगों के लिए काम करते, वैसे ही मुसलमानों में जो गरीब है उनके लिए भी सीएम साहब ने स्कीम खुले हैं। आज शादी मुबारक में आप जानना चाहते हैं 2,55,000 शादियों के लिए अभी तक मदद कर चुके हैं। 2,55,000 शादी हुकूमत के तरफ से 1-1 लाख रुपया देके आज शादी करवा रहे हैं। अभी तक 2,200 करोड़ रुपया ये शादियों के ऊपर हुकूमत ने खर्च कर चुके हैं। और एक खुशी खबरी भी आपको देना है, हमारे शकील साहब ने अभी अभी पूछ रहे थे कि हमारे माइनॉरिटीज के लिए भी बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के अभी शकील साहब ने पूछ रहा था। मैं आपको ये खुशखबरी देना है, महमूद अली साहब ने 1 हफ्ते पहले ही सीएम साहब से मिलके ये ऐसा स्कीम, हमारा माइनॉरिटीज में भी बहुत गरीब लोग हैं, बैंक में गए तो कॉन्सेंट नहीं मिल रहा, हमें 1 लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था मैं भी, सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए, हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। वो 1-2 दिन में जीवो निकलने वाला है, सीएम साहब ने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं। ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। भाई एक बात आप सब लोग सोचने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी कभी भी वो माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक तरीके से बनके फायदा उठाए, लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करे। कांग्रेस पार्टी बोलना एक है, करना एक है। बोलते हैं कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, लेकिन अपने को क्या काम करे जरा आप लोग सोचना चाहिए। इतने साल से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, क्यों हमारे मुसलमान भाई अभी भी गरीब है इस देश में? क्या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर चुके हैं? आज एक बात मैं आपको अच्छा समझने के लिए बोलना चाहता हूं। पिछले 10 साल, केसीआर साहब से पहले 10 साल ये राज्य में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थे। पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटीज के लिए कितना रकम खर्च करा बोले तो 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। 10 साल में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थे 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। लेकिन पिछले 9 साल में केसीआर साहब के टाइम में 9,100 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। कहां 1200 करोड़ रुपया, कहां 9,100 करोड़ रुपया। ये
हर भाई बहन सोचने की जरूरत है। मेरा शकील भाई बोल रहे 50 साल के कांग्रेस हुकूमत में भी 9,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करे, लेकिन 9 साल में केसीआर साहब ने हमारे माइनॉरिटी को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी मुबारक के लिए बहुत सारे स्कीमों के ऊपर ये 9,100 रुपया आज सीएम साहब ने खर्च कर रहा है। ये साल की बोलना चाहिए। ये साल में भी हम बजट में इतने पैसे रखे 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपया रख चुके हैं बजट में। कांग्रेस ने 1200 करोड़ रुपया 10 साल में खर्च करे तो सिर्फ ये साल में 2200 करोड़ की बजट में हम रख चुके हैं। जो एक साल में केसीआर साहब दिए वो 10 साल में भी कांग्रेस पार्टी अपने माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिए हैं। ये हर मुसलमान भाई बहन सोचने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे अच्छे स्कूल पूरे दुनिया में 28 रियासत है। 28 रियासत में जितने रेजिडेंशियल स्कूल है उससे ज्यादा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आज तेलंगाना में है। एक या दो, 203 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने अपने बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए रखे हैं। कल के दिन अपने बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, आईएएस ऑफिसर बनते, फॉरेन जाके बड़े बड़े नौकरी करते हैं। आज के जमाने में इंग्लिश पढ़ना जरूरत कंपलसरी हो गए। अच्छी नौकरी मिलना है तो इंग्लिश पढ़ना है। सीएम साहब ने ये सोच के उर्दू भी पढ़ा रहे, इंग्लिश भी पढ़ा रहे। सीएम साहब ने नमाज भी करा रहे, बच्चों का पढ़ाई भी कर रहे सीएम साहब ने। ऐसा कोई सोच सकते? आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाते हुए साथ में उर्दू भी सिखा रहे सीएम साहब ने। आज अपने बच्चे बहुत सारे बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। आज 200 रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज सीएम साहब ने खोले हैं। कोई सोच भी सकते हैं? नींद में भी कोई सोचे भी नहीं होंगे कि 200 जूनियर कॉलेज अपने बच्ची और बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने देंगे बोल के। एक भी नहीं था। पिछले कांग्रेस पार्टी के 70 साल के उनके जमाने में अपने बच्चे पढ़ने के लिए एक भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिए। जो 70 साल में एक भी नहीं दिए, केसीआर साहब ने 200 रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल दिए हैं। आप सोचो, एक घर में एक डॉक्टर बने तो कितना रोशनी वो घर में आएगा। एक मिनट, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ओल्ड सिटी में एक बार सीएम साहब दौरा करे तो एक लड़की आई थी। उनका पिताजी बेकरी में काम करते थे। पिताजी का तनख्वाह है 5,500 रुपए महीने में। पिताजी का तनख्वाह है 5,500 रुपया। वो लड़की केसीआर साहब को मिलकर दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं। लड़की का नाम है सलवा फातिमा। सलवा फातिमा ने सीएम साहब को दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं, कितना पैसे जरूरत है? लड़की बोले कि 35 लाख रुपए का जरूरत है। सीएम साहब फौरन वो लड़की को 35 लाख सैंक्शन करा के उनको पायलट ट्रेनिंग दिलाई। वो आप जानना चाहे वो लड़की का आज क्या तनख्वाह है? वो बड़े बड़े फ्लाइट चला रही, वो लड़की का तनख्वाह है आज महीने में 5 लाख रुपया। उनका पिताजी का तनख्वाह था 5,500। वो लड़की को आज पायलट बना के महीना में 5 लाख रुपया तनख्वाह उठा रही। वो लड़की जो आज 3,50,000 बच्चे अपने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी ऐसे तनखे उठाने वाले हैं कल के दिन। कुछ दिए तो आज रहता कल जाता, लेकिन पढ़ाई मिले तो जिंदगी भर रहता है। वो एक बार पढ़ाई हो सके वो घर पीछे नहीं देखती, आगे ही जाते हैं। वो सीएम साहब ने एक काम कर रहा है। 3,50,000 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के वो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बनाने का काम देख रहे हैं। एक जमाने में सरकारी दफ्तर में बहुत सारे मुसलमान रहते थे, आज है
फिर वो ऐसा जमाना लाना है। इस वास्ते अपने बच्चे अच्छा पढ़ना है, इसके लिए सीएम साहब ने इतने स्कूल खुले हैं। अपन गरीब थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप नहीं पढ़ा सकते। अगर से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े तो नौकरी नहीं मिलता, बड़े बड़े ऑफिसर नहीं बन सकते। इस वास्ते सीएम साहब ने इतना खर्च करे, 2,140,000 करोड़ रुपया अपने बच्चों को बच्चियों को पढ़ाने के लिए सीएम साहब ने खर्च कर रहे हैं। ये आप कोई दरखास्त नहीं दिए, कोई दफ्तर में नहीं गए, कोई दरखास्त नहीं दिए, हमारे बच्चे के पढ़ाई के लिए सोचो बोल के सीएम साहब को कोई नहीं बोले, लेकिन सीएम साहब खुद चाहते हैं कि हमारा माइनॉरिटीज का पढ़ाई अच्छा हो। और एक बात भी बोलना चाहता हूं मैं, आप पूरा 28 राज्यों में परसों के दिल्ली के सरकार ने बोला माइनॉरिटी लड़कियां सबसे ज्यादा कोई राज्य में पढ़ रहा है तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। 28 राज्य में माइनॉरिटी सबसे लड़कियां ज्यादा कहां पढ़ रहे बोले तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। क्यों? सीएम साहब ने 100 स्कूल बच्चियों के लिए भी खुले हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ना, हमारे माइनॉरिटी बच्चे भी पढ़ना चाहिए बोल के 100 आधा स्कूल बच्चियों के लिए सीएम साहब ने खुले हैं। सो ये आप सब जानना चाहिए। जैसा हमारा सलवा फातिमा आज पायलट बने, वैसा 100 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में हमारे लड़की जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी बहुत सारे पायलट बनते, डॉक्टर बनते, ऑफिसर बनने वाले हैं। सो ये सब आप जानना चाहते हैं, जानना चाहिए। भाइयों, आज बहुत सारे स्कीम उर्दू के लिए भी सीएम साहब ने, जो पहले सीएम है, नीट में उर्दू में एग्जाम लगना है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उर्दू में एग्जाम लगाने के लिए जो पहले सीएम है अपना केसीआर साहब ने है। भाइयों, एक बात आप सोचिए, आज 28 रियासत है अपने देश में, ऐसा कोई रियासत है जो मुसलमान सुकून से जिए, सुकून से सोए? कहीं देखो गड़बड़ है, परेशान है इस देश में। लेकिन अपना तेलंगाना में हमारे मुसलमान ने सुकून से, सुकून बोल तुम भैया, बहुत बोलना है, मैं कुछ भूल गया बोल के मेरा सलीम भाई मुझे याद कर रहा। इमाम मौजम लोगों को 5,000 तनख्वाह पहली बार अपनी दे रहा है और बच्चे बाहर पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया दे रहा बोल के सलीम भाई ने याद करे। 20 लाख रुपए सलीम भाई कोई गवर्नमेंट देते, लेकिन 10 लोगों को 20 लोगों को लेके ज्यादा बोल लेते। लेकिन सीएम साहब ने 2,700 बच्चे को फॉरेन भिजा के 20-20 लाख रुपया देके पढ़ा रहे। 2,700 बच्चे बड़े अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में जाके अपने मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने 435 करोड़ रुपए अभी तक दे चुके हैं। 435 करोड़ रुपए देके 2,700 बच्चों को अमेरिका में, लंदन में सीएम साहब ने पढ़ा रहे। कोई सोच सकते? कोई मुसलमानों में गरीब लोग जाके हमारे बच्चे बच्ची अमेरिका में पढ़ना, लंदन में पढ़ना बोले तो इसके पहले कोई मौका ही नहीं था। 1 रुपया कोई सरकार देने वाले ही नहीं था। आज अपने देश में 28 राज्यों में हमारे बच्चे बच्ची फॉरेन में पढ़ने के लिए अगर से हुकूमत के तरफ से 20 लाख कहीं दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के हुकूमत में केसीआर साहब ने दे रहा है। ऐसे बहुत सारे रमजान के तोहफा मिल रहा है। अजमेर में दरगाह बनाने के लिए सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपया सैंक्शन करे हैं। ये कोई सोचे? सीएम साहब कुछ सोचे। हमारा सेंटिमेंट है, अजमेर दरगाह में हमारे हैदराबाद से, अपने तेलंगाना से बहुत सारे लोग जाते हैं। आपके सहूलत के लिए, आपका रहने का इंतजाम करने के लिए 5 करोड़ रुपए से अजमेर में बहुत अच्छा तेलंगाना का भवन भी बन रहा है। वहां पर ऐसे काम बहुत सीएम साहब ने करे हैं। सीएम साहब ने बतकम्मा के फेस्टिवल में साड़ी देते हैं। रमजान में भी गरीब मुसलमानों के लिए सीएम साहब का तोहफा भी मिल रहा है। आज क्रिसमस में क्रिश्चियन को देते, रमजान में मुसलमान को देते, बतकम्मा दशहरा में हिंदू भाई बस बहनों को देते हैं।
ऐसा सीएम साहब ने हर कोई के लिए सोचते हैं। अपने सीएम साहब के लिए आप सब भी दुआ करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी वाले बहुत बोल रहा है रेवंत रेड्डी आजकल, वो खुद संघ परिवार में काम कर रहा था। ये रेवंत रेड्डी ने पहले इनका जिंदगी शुरू हुआ संघ परिवार से। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, आप जवाब दो, ये संघ परिवार से इनका जिंदगी शुरू हुआ नहीं हुआ? कोई संघ परिवार वाले से पूछो रेवंत रेड्डी कहां पहले उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू करा, बोले तो वो संघ परिवार से कर चुके हैं। वो आरएसएस में काम करे, संघ परिवार में काम करे, एबीवीपी में काम करा। आज बोलता है बहुत बोलता, उनका कहां से शुरू हुआ ये आप सब जानना चाहिए। केसीआर साहब ने इतना इज्जत देते हैं। आज कोई रियासत में रमजान में हुकूमत के तरफ से दावते इफ्तार देता है तो वो सिर्फ तेलंगाना में देते हैं। सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में, हर महल्ले में कलेक्टर आके, पुलिस कमिश्नर आके, आपके एमएलए आके, आपके मिनिस्टर साहब आके आपके साथ बैठ के इतना इज्जत देते हैं। ये अपना इज्जत की बात है। सीएम साहब ने जो माइनॉरिटीज के लिए जितना इज्जत आज तेलंगाना में मिल रहा है, कोई रियासत में ऐसा नहीं मिल रहा है। सो भाइयों बहनों, आज हमारे फकीर बहन भाई भी बहुत लोग आए, आपके लिए भी जो मुद्दा है जरूर महमूद साहब हम दोनों जाके सीएम साहब से मिलके आपका जो मुद्दा हल करने के लिए पूरी हम मदद करेंगे, हम पूरी आपका साथदार भी देंगे। सो फिर एक बार तमाम जो चेयरमैन आज हमारे भाइयों जितने भी चेयरमैन हैं, वो आप सबका मैं फिर एक बार सीएम साहब के तरफ से, पूरे पार्टी के तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। He was one of the first to take to Twitter and Facebook. He was perhaps the first to do live streaming of his speeches on YouTube. In fact, he was the first to do a Google Hangout in India. When people claim that the UPA decade was a lost decade, it is not an understatement. It is a statement of fact. Because no modernization had happened, no grievances were resolved. One of the things that I observed, especially after the 2002 riots, there was a very concerted, biased manner in which the media was out to get him. And after the 2002 riots, before the 2002 December, Gujarat elections, people forget that in between these two, a very big incident happened. The terrorist attack in Akshardham temple. And the attack on Akshardham in Gandhinagar did not trigger any riots. In the past, I would think you needed press conferences because you needed to get the government to react on various things. Right? There was no other avenue or platform. Today, on social media, you are on trial every second. So in that sense, Modi as an individual may not be responding, but that entire machinery is responding. Dr. Manmohan Singh's communication abilities were very, very mediocre. He was not a public speaker. He was very uncomfortable. He didn't inspire confidence. There is an element of people also overreacting. They're too sensitive to some of this communication. You can look at the United States. When the politics there is so polarized, there is their prime time is
been way more polarized than our prime time. There is one thing why all of us got involved in this campaign. That is that one single reason, that he's an achiever who battled his way up from a very humble background. Prime Minister Modi is connecting with the diaspora. He's talking about hope, positivity, the change that's possible. Very visionary way, looking at the future, looking at the present. While if you look at Rahul Gandhi's his entire rhetoric, it is all about hurt and grievance and, the negativity that, this is not happening, that's not happening, India is, democracy is dying. This whole false narrative. I think what has changed with Mr. Modi is he's given the larger diaspora a sense of pride. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today we discuss how important it is for a head of state or a head of government to have communication skills. Mr. Narendra Modi, ever since he became the Prime Minister of India, has rewritten the rules about how a head of government communicates with the public. He hasn't held a single press conference since he took office in 2014. He's given several one-on-one interviews to journalists in the past 9 years, and almost every day there is a public speech where he addresses specific issues with target audiences. But his flagship communication outreach is Mann Ki Baat. To talk about this program, we have in our studio author of a book on the same subject. Shashi Shekhar is a technology expert who became part of Team Modi when the BJP picked the Gujarat Chief Minister to be the Prime Minister candidate. He's interacted closely with Mr. Modi and has been part of Team Modi. So, Mr. Shashi Shekhar, thank you so much for being part of the podcast. I'm going to take the liberty of calling you by first name because, if I don't get that on record, that I can call you by first name, I get a lot of... By all means. Thank you. Because then otherwise people turn around and say that, you've insulted the guest and all that. So No, I'm going that's to fine. insist that, this is an informal conversation. So we're going to have first name basis. Sure. Of course, we'll discuss this book that you have written on collective spirit, concrete action, Mann Ki Baat and its influence on India. But I must say that I've been following you on social media for a long time. When you had that Twitter handle called Off Stumped, and you used to write about everything, not necessarily just politics. You used to tweet on international affairs, on Pakistan, on terrorism, and so much more. And then you gave up all that to become part of Team Modi and part of the campaign to elect Mr. Modi as Prime Minister of India. So we'll go through a gamut of issues, but thank you so much for being part of the podcast. I want to begin, Shashi, by asking you that about Mr. Modi being a communicator. There's a lot of which has been written about that. So let's trace that because we're recording this just before the Prime Minister is going to embark on this very important visit to the US. There's a lot that comes in, in conversations about how he's this excellent communicator. But you have tracked him over the years. You've seen how he used social media before he became Prime Minister and then when he came in 2014. So tell me what was your view when you saw him as Chief Minister and using social media and then later when he became Prime Minister? I think it's a great question. If you look at Mr. Modi's career, going all the way back to the decades that he was Chief Minister, and I would in fact go even further back to when he was in the party at the BJP as well. You will see that as a communicator, he is not shy of using technology. He's very innovative and he's constantly looking to establish an emotional connection in any conversation that happens on the stage, in a public setting. If I recall this interview that he had given to Rajiv Shukla way back, even before he was Chief Minister, and he talks about his passion for technology, how he uses his laptop, browses the internet. So he's very comfortable with technology. And once he became Chief Minister, of course, the political circumstances of that period were such that the entire media was very hostile to him. He had to find other ways of getting his message across. And I think that is where you see his innovation coming through, where he was able to use technology to disintermediate the traditional media platforms, to directly reach his constituents, directly connect with his audience. He was one of the first to take to Twitter and Facebook. He was perhaps the first to do live streaming of his speeches on YouTube. It was very easy to follow CM Modi on the trail, whether it is a campaign or whether doing different public events, because every speech of his would be on YouTube, right?
And then he was also not shy of experimenting with really new technologies like 3D, holography to do public rallies. I recall. This is now you're talking about 2014. When No, even No, before that. even before that. Even before that. Okay. In fact, the first 3D rallies were done during the 2012 Gujarat Assembly elections. And even prior to that. And that was already when he had done 3 terms. 3 terms. As chief minister. As So chief minister. you've got to be innovative, I guess, to get your message across, because people are tired of listening to the same thing, right? In fact, he was the first to do a Google Hangout in India. And I recall that day. This was hosted by Ajay Devgan. And the YouTube India servers just crashed. So they were like 30-45 minutes behind schedule because they had to get the servers back up and running because that was such interest. This is 2011, 2012 we're talking about. So clearly he was someone that has looked at technology as a way to innovate, as a way to connect with a diversity of audiences. Now you see that once he's become prime minister, the scale has changed. In fact, even during the campaign of 2014, because one thing that was very different in the 2014 election campaign, apart from the use of social media and YouTube and live streaming and so on, there was also digital volunteering. There was this platform that was created, India 272. Where people from all walks of life, people who would traditionally not appear at a public rally or step into a party office, got involved in the campaign. They were able to, engage with the campaign digitally. And that digital volunteer platform then became MyGov once he became prime minister. So the scale changed. Now it was about, engaging citizens, making them stakeholders within, whatever developmental mission that he had. And then comes Man Ki Baat and traditional broadcasting, because the thought process is still the same, just that you went back to an older technology because now you wanted to change the reach. Now you're talking of reach at a billion scale, right? And that's where radio comes in, and then you see this pattern of innovation continuing with the Modi app, with newer forms of social media. The other thing about him as a communicator, I think he's a masterclass in terms of communication, because if you look at every one of his speeches, there will always be an element which is very personal, emotive, that connects with the audience. In fact, I saw this during the 2013-2014 campaign period. He would be traveling to different parts of the country, and every speech of his would start with a few sentences in the local language. He would talk about some local poet, a local shrine, and a local hero. So instantly that emotional connection is established. And you see the same method even in Man Ki Baat, where across episodes, he's talking of local heroes, local personalities, different parts of India, making connections that we otherwise will not, make. And I think that is what makes his method of communication very effective, because people are instantly able to relate to him, connect with him emotionally. So, would you say that, like they say, necessity, mother of invention, would you say that the reason why he took to technology and innovative means of communication is because of what you said was the hostile media? So, for those of us, for those who are listening in, youngsters who don't remember what Mr. Modi faced as far as the media is concerned, what happened in Gujarat. I mean, many people know about Gujarat post Godra and things like that. What happened then, do you think, that did Narendra Modi go into a shell? Was that hostility from the media is because he saw them as a factor which was against him and wanted him toppled? Was he justified in that hostility, that relationship which went sour? I think it's a very interesting question, because one has to understand, what exactly happened back then. In fact, my own personal discovery of Modi goes back to that period. Yeah. Because I was in the US, I used to blog. I was politically aware that way. And one of the things that I observed, especially after the 2002 riots, there was a very concerted, biased manner in which the media was out to get him. And this was not based always on facts. In fact, I remember the series of analytical articles in the Hindu by then Siddharth Vardarajan, where he was talking about what happened in the Godra incident and then what happened in the riots. And you see so many contradictions. And there's a very elaborate set of articles. And on the face of it, the average reader will take it at face value. They would not, get into the depths. But then once it became obvious to me that there were so many contradictions in this narrative that was being created. In fact, that kind of triggered my whole blogging saga back then. And
The off-stumped. If off-stumped people blog. don't know about it, some of us who have been tracking you since then, we remember reading about all this. Yes. Yeah. So clearly he was having this very antagonistic, relationship with the media, and it was not helping. And one incident that stands out to me in my mind in this entire narrative that was created around 2002, and how they've tried to portray him and paint him in a certain manner. That after the 2002 riots, before the 2002 December, Gujarat elections, which he is famously, reviled for that, he was very aggressive and, it's a communalized, polarized election and so on. People forget that in between these two, a very big incident happened. The terrorist attack in Akshardham temple, where several people died. The terrorists were, of course, hunted down eventually. And the attack on Akshardham in Gandhinagar did not trigger any riots. There were no incidents of violence. In fact, Mr. Modi went on Doordarshan at that time and appealed for calm, and that had an impact. Now, this doesn't come anywhere in the narrative. People just jump from February 2002 all the way to December 2002. People forget that September, such a major event occurs, and then it was uneventful, nothing happened. So that kind of tells you how hostile the media was against him. And hence it became very important for him to find other avenues of communicating, and which is where social media comes in, which also is where bloggers like myself got discovered, because we were trying to counter the sort of narrative that was being put out in the newspapers, be it the Hindu, be it Aaj Tak doing its famous infamous sting back then, Tehelka and so on. So you had bloggers on one side, you had social media, and then of course you had live streaming. Now, was he right? Was it justified? Well, I mean, it was the situation the way it was, and he had to find innovative ways of persisting, and he was so committed to his cause, because other politicians could have just given in, which he didn't. He was, I think, so committed to his cause that he found other ways. But does that reduce his use of technology only to this aspect? No, I would not agree with that. Because I think if you go back to his organizing days, he has always been about engaging volunteers, engaging at the grassroots. And you will see this, going way back to one of his first elections, the Ahmedabad municipal elections, where I recall him describing how he went about engaging with households. He would go in the afternoons, engage with housewives, get them involved in this municipal campaign. And that was perhaps one of the first times that the BJP won the municipal elections in Ahmedabad. And he talked about how he used Vaishnav Jan in a very interesting way to engage with them. So again, you see that same method of grassroots engagement, using cultural symbols, making an emotional connect. Technology is, of course, a force multiplier, and which is what you see in the later years. When you were talking about initially, you said a whole bunch of these technocrats or people who were in tech field who joined in the campaign in 2014. Right. Who became interested, and at that time, I was as a media person sitting outside, and the buzz at that time was that how does he expect to win, not cultivating traditional media, not using people who know the media, like the big wigs of the media, right. The big anchors and the big names of media. I'll leave you to name them, not me. So he was talking, and then he was not just not engaging with them, he was also using terms like news traders for them, right? And very politely referring to them while giving interviews to journalists from those media organizations. So it was like he wasn't shying away from calling names. Absolutely. So and then using these newfound people who came in from Singapore, US, everybody to be part of that election. Right. So how did he get about doing that at that stage, and how come he was so sure that he was going to use these people who were the newbies and still win the communication battle? See, there was a process of change. If you see, 2004, technology was too early. Not much of technology played a role. But 2009 was the first time blogging made an appearance in the political trail. You had bloggers for Advani, you had friends of BJP.org, which was created by Rajesh Jain. So all online initiatives. So already you saw the seeds in the 2009 election. Of course, that was not the right election for all of this to make a difference, but there was a beginning. It just started. What we forget after what happened after 2009, the Radia tapes. I think the Radia tapes went a long way
in undermining or demolishing the credibility of the so-called traditional media bigwigs, people who monopolized prime time. I recall when the no confidence, when there was the votes, note for votes scam, and the confidence vote in Parliament. I recall watching how the primetime anchors got excited when the votes were tallied in the Lok Sabha. It just made it so apparent that there was no semblance of neutrality. They were completely biased, and then you had this whole Radia tape incident, and which kind of confirmed what everyone all along suspected with what was going on with media in Delhi, and so that helped them immensely, because it's not enough to just use technology. It's not just enough to bring in a whole set of new faces to engage with people, but more importantly, you had this environment where the traditional media stood discredited. I think that made a huge difference, and hence by 2013, when you had social media had already gained traction, Twitter, especially after the 2008 terrorist attacks, Twitter kind of became popular in India. It just grew leaps and bounds. YouTube live streaming took off. So all of these came together. I think that's what made the difference. I'm going to come to neutrality and of the media, because now it's the other way around, because people say that there is no neutrality at all. It's like जो भी कुर्सी पे बैठा है उसको सलाम. So there is no neutrality as far as media is concerned, because it's now shifted its loyalties towards the BJP and Mr. Narendra Modi, and that was apparent in the way elections. We just saw the Karnataka elections. That's what everybody is saying. But I'll come to that later. In 2013 and 2014. What captured the imagination of the people as far as communication is concerned? How did Mr. Modi suddenly, spring on the scene as the perfect candidate for Prime Minister, and not say a Sushma Swaraj, right, who at that time was like, everybody thought that, okay, she's the natural heir. But here comes this Mr. Modi, who people don't know about. He's considered a regional leader, but the communication skills of that team Modi was so great that suddenly Sushma Swaraj was out of the scene and it was Mr. Modi. Well, I don't think it was that sudden. In fact, let me rewind a little back further, because I recall writing about this in my blog as well. 2006, I recall, when Pramod Mahajan, unfortunately, because everyone thought he was the natural heir at that time. And then, unfortunately, this incident happens and he passes away. And I remember writing in my blog that this just, opens an avenue for Narendra Modi. And I think even Shekhar Gupta at some point wrote something similar in his Indian Express column. Around that same time frame, I recall. I remember having a Twitter exchange with you at that time. I was like, how are you saying that? Right. There are so many others and stuff. The reason being, in fact, this goes back to your question, what was so different? He spoke a different language. Okay. A language that you didn't hear Narun Jaitley or a Sushma Swaraj or anyone talk. And a language that was appealing to my generation, because if you recall, my generation came out of was the product of the 80s and 90s. We came out of that uncertainty of the Mandal period, the Ram Janmabhoomi agitation, coalition governments which were unstable, the rupee got devalued, Gulf War, so much of uncertainty. Right. And then when we came out of college and we entered the job market, that is when things started changing. The whole IT boom just about started. And I recall, late 90s, when the IT boom was, just India was being talked about, there was so much of promise. You felt that you were making history. You felt that you were making a difference. Now, that generation felt quite let down once the Vajpayee government was voted out and the UPA government came in, and the whole rhetoric, the narrative of governance was very, very different. It was not aligned with that aspirational generation. And then here you have Mr. Modi, who's talking very different things. He's talking about minimum government. He's talking about getting the government out of business. He's talking about technology, innovation, entrepreneurship. Now that is something this generation was, very able to easily relate to. I recall he had gone to China as a chief minister, and when he came back, there was a speech in Business Standard carried it. I mean, that was the first time I heard an Indian politician talking about minimum government, maximum governance. And that is something that then you see, makes its appearance in his speeches quite consistently.
In fact, I recall 2012 Gujarat elections. There were multiple phases of voting, and I think in between one of those phases, he wrote a blog which appeared in the Times of India, where again he talked about this whole philosophy of minimum government. So you see, entrepreneurship, a limited role for government, was a new rhetoric that was unheard of anywhere in the political landscape, and it appealed to this generation. Hence, this generation got involved, in the digital campaigning of 2013, 2014. You spoke about as a young techie being kind of disappointed with the narrative of that time and what was happening. I don't mean to be pejorative when I say techie, but you know what I mean. Those who were in their late 20s or early 30s at that time. Where did you feel that, why were you disappointed in, say, a Dr. Manmohan Singh at that time? I'm going to keep coming back to communication skills because that's what the book is all about Man Ki Baat. There was economic reforms happening. India was, the second generation reforms, if you want to call them. The nuclear deal had been signed with America. India was opening up. Do you think to a large extent there was that Dr. Manmohan Singh could not carry the narrative? He was seen as a weak or accidental prime minister. He himself talks about that. Right. Was that to a large extent responsible for Mr. Modi's rise as a communicator? In a way, because as a young techie, I was in the US at that time, and I recall being part of a whole movement there to create favorable conditions for the nuclear deal. We all wrote letters to the local congressmen. It was a moment of it didn't matter that it was a Congress government or whoever was the government. It was a big thing for India that the nuclear deal would happen. So in that sense, all of us, related to that moment with Dr. Manmohan Singh. But then it became very apparent that there was a basic fundamental contradiction between Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister and Sonia Gandhi and the National Advisory Council and their entire agenda, be it NCERT textbooks, be it... In fact, nobody talks about what they did to NCERT textbooks. Even you see every day today, articles on NCERT textbooks. Be it, this entire agenda around, rights, be it forest rights, in the name of rights, they created, this entire culture of entitlement, which I think was completely running counter to the kind of aspirational change that many of us wanted in India. And of course, Dr. Manmohan Singh's communication abilities were very, very mediocre, let's put it that way. He was not a public speaker. He was very uncomfortable. He didn't inspire confidence. So clearly that was also playing, and then of course what happened with the 2G scam and, the Radia tapes, all of that I think added up to create the perfect set of conditions for a Modi to rise. I guess a political leadership understanding that a prime minister cannot be just an administrator, needs to be a communicator too. And not just a communicator, needs to be a good administrator too. Somewhere was there in 2014, did that come together in a Mr. Modi? Bilkul, I think you can see that, in fact, even in the book I mentioned this, Dr. Parmeshwar Nair brings up this point that Mr. Modi plays that role, not just as chief executive, but also as communicator in chief. I think, as you rightly pointed out, it's two roles. You have to, lead the administration, and you also have to communicate what you're doing. And I think he's been very effective at doing both of those. So this book also is that, it's like, what is the need to write a book on Man Ki Baat? He's already spoken that. But there's always, that saying, Jangal nacha mor kisne dekha? If a peacock is dancing in the forest, nobody really knows. Unless it's now being videoed and put on Twitter and on Instagram. So you can't be a shrinking violet anymore. You can't just be a doer of things. You need to tell the world, you need to tell your people that this is what it has been achieved. Now the BJP takes that to a whole different level. And that's the criticism that many people who don't have their sympathies with the BJP say, that it's a too much of talk, too much of boasting about your achievements. Can you just pipe down a bit? Is that valid, that criticism? Yes and no. When I talk about him being the communicator in chief, there is one aspect which is, I think, very distinctive. He is perhaps India's first, not just the Prime Minister, but also as a politician who thinks digital first. I think that's very important, that today's communication world, it's not just about broadcast or print.
You have to think digital first. Your first statement on an incident is 140 characters on Twitter. Your first, reaction to something is an image on Instagram or or a live stream on YouTube and so on. So that digital first, I think, is a very distinctive aspect about his communication, and which also relates to what you're just now talking about. Why is the BJP so, do they go overboard, or are they over communicating? Is there, such a glut of communication that's happening? I think it has to do with the fact that in this digital era, where attention spans are so small, where there's just so much of overload of information, so many things that are crowding up your timelines, your WhatsApp groups, and so on. For you to get your message through, you have to over communicate, because in the hope that out of those 10 things that you create, maybe one will get noticed.